हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन में घर पे होंगे और सरकारी नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, पहला वीडियो है ये 12th एग्रीकल्चर के लिए है। जो एग्रीकल्चरल स्ट्रीम होती है यूपी बोर्ड में, ये उसी के लिए है। लेकिन जो इसमें चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो बहुत बेसिक होंगी। वो चाहे साइंस स्ट्रीम से 11th वाले हों या साइंस स्ट्रीम से 12th वाले हों, उनके लिए भी ये चीज़ें काम आएंगी, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब चूंकि यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के ही होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी मीडियम में ही रखें, लेकिन जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में भी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए बेटा, आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, पहले वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। पहले पूरा सेटअप लगाना होता है, वीडियो बनाते हैं, एडिट करके यूट्यूब पे डालना होता है, फिर कहीं जाके आप तक पहुंचता है। तो इसको देखें। देखो तरीका क्या होगा बेटा, तरीका ये होगा कि आप वीडियो को एक बार तो पूरा ऐसे देख लेंगे, एक बार पूरा देख लें। दूसरी बार जब आप फिर इसको देखें तो कॉपी और पेन लेके बैठें। जो जो चीजें वीडियो में कही गई हैं आपसे कि ये आपको लिखना है, मतलब नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाना होता है ना, पहली बार पूरा देखें, दूसरी बार में आप क्या करें, कॉपी पेन लेके बैठें और नोट्स बनाएं। वीडियो थोड़ा तेज स्पीड में चलेगा, तो जहां जहां पे आपको लिखना है वहां वहां पे पॉज कर लें। पॉज करने का मतलब रोक लें वीडियो को, और रोकने के बाद पहले लिख लें, फिर आगे की तरफ आप बढ़ें। इसके बाद एक चीज और आपको बता दें, जब आप वीडियो देखेंगे तो YouTube पे नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करते हो तो कमेंट बॉक्स आता है। वहां पे कमेंट में एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो आपको लिखनी ही लिखनी है, अपना नाम और आगे जहां से भी आप हैं, जिस भी आप कॉलेज से हैं, ANIC। वैसे तो मैं वीडियो ये सभी के लिए बना रहा हूं, जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए भी आगे फ्यूचर में काम आएंगी, या कोई भी इसको देखे और बेनिफिट ले सकता है। अगर आप ANIC से हैं तो अपना नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, आगे ANIC लिखेंगे। आपको वीडियो समझ में आया, कैसा लगा, आप ये लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, वहां पे एक ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास जो YouTube फोन में है वो YouTube आपकी लिंक होनी चाहिए आपकी Gmail ID से। तो Gmail ID से आप लिंक करिए, YouTube से वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला काम सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के बाद या देखते टाइम ही आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप वहां पर जरूर लिखें, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। बेटा जी, एग्रीकल्चर का जो पहला चैप्टर है उसी को हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हिंदी इसकी ऊपर लिखी है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। होता क्या, मुझे हिंदी लिखने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं कई जगह लिखूंगा तो इंग्लिश में, लेकिन मैं बोल दूंगा हिंदी में, तो आप उसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा। लेकिन साथ साथ में कोशिश करिए कि आप इंग्लिश भी सीखें। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लेकिन हमें पढ़ना बहुत कुछ है इसके बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी यहां पर आएगी, वो आएगी मैटर। मैटर को हिंदी में कहते हैं पदार्थ या द्रव्य। तो जब आप लिखोगे, मैटर आप लिखते हो और नहीं लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य नहीं द्रव्य, ये आप जरूर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। ये आप डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखो पदार्थ क्या होता है, ऐसा पहले समझ लें, कुछ भी, कोई भी जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और जिसका ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा, मतलब छू के, देख के, इस तरीके से सूंघ के हो सकता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ में आप क्या लिखेंगे, पदार्थ की जब परिभाषा आप लिखेंगे, द्रव्य की परिभाषा आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे
कुछ भी, कुछ मतलब एनीथिंग होता है अंग्रेजी में वर्ड, एनीथिंग, कुछ भी जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि छूकर, देखकर इत्यादि को हम पदार्थ कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। फिर आप उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण में पेन, कुर्सी, मेज, किताबें, ये सब पदार्थ में आएंगे। जैसे यहीं पे हम कुछ उदाहरण लेते हुए चलते हैं जो पदार्थ नहीं होते हैं। ऊर्जा पदार्थ नहीं है। प्रकाश नहीं है पदार्थ। किसी से प्यार करना, प्रेम, घृणा, नफरत, इनमें भार नहीं होता है, ये स्थान नहीं घेरते हैं, तो ये पदार्थ नहीं होते हैं। तो पहली हेडिंग तो हमने ये पूरी की कि मैटर क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। बेटा जी क्लासिफिकेशन की हिंदी होती है वर्गीकरण। तो हम यहां हेडिंग डाल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप इसे हिंदी में लिखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। जब पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है तो इसको कुछ इस तरीके से बांटा गया है। एक तो कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस। जब आप इसकी हिंदी लिखेंगे तो आप लिखेंगे शुद्ध पदार्थ, और दूसरे अशुद्ध नहीं, दूसरे को हम बोलते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे मिश्रण। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं दो। एक तो आता है एलिमेंट। एलिमेंट की हिंदी अगर आप लिखेंगे तो तत्व लिखेंगे ये, और दूसरा यहां पर होता है कंपाउंड। कंपाउंड की अगर आप हिंदी लिखेंगे तो उसे आप बोलेंगे यौगिक। मिक्सचर जो होते हैं उसमें दो आते हैं, एक होता है, दूसरा होता है। क्या होते हैं, यहां पर दो उदाहरण थे, एक और दो। जो पहला है मिक्सचर एक होगा होमोजीनियस, आगे कोई मिक्सचर, जिसकी हिंदी होती है समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब विषमांगी मिश्रण। ये ऐसे, समांगी तो आप शायद लिख ही लेंगे, ऐसे लिखते हैं समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस यानी ये क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। ये पूरा वर्गीकरण होता है। अब जरा इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। देखो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, इसमें अंतर क्या होता है। प्योर मतलब शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर में अंतर क्या होता है। आपसे इसमें और इसमें अंतर पूछा जा सकता है, आपसे तत्व और मिक्सचर में अंतर पूछा जा सकता है, यौगिक और मिश्रण में अंतर पूछा जा सकता है, आपसे तत्व और यौगिक में अंतर पूछा जा सकता है। इसलिए सारी चीजें हम समझ लेंगे। तो देखो प्योर, पहले तो हम ये अंतर करते हैं कि प्योर क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम डालेंगे, फिर उसमें हमने आपको लिखाया था कि मैटर यानी पदार्थ क्या होता है, वो आप परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सब लिखेंगे। इसको आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में आप लिखेंगे। फिर एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर आप एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे प्योर सब्सटेंस तथा मिश्रण, एक में डालेंगे हेडिंग, क्योंकि हम अंतर इनमें कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस तथा मिश्रण। तो उसमें देखो होता क्या है, अंतर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस में आप लिखेंगे शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं संगठन, जिनका संगठन निश्चित होता है, मतलब जिनकी कॉम्पोजिशन को अंग्रेजी में अगर आप लिखोगे कॉम्पोजिशन, ये जिनकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, निश्चित होती है। तो हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं शुद्ध पदार्थ वे माने जाते हैं जिनका संगठन निश्चित होता है, और मिश्रण में आप लिखेंगे मिश्रण वो होते हैं जहां पर जो पदार्थ मिलाए गए हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। मैं उदाहरण तुम्हें देता हूं। उदाहरण ये है, जैसे ये मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 है, ये
शुद्ध पदार्थ के अंदर आएगा, शुद्ध पदार्थ में भी ये यौगिक के अंदर आता है। तो यहाँ पक्का है, अगर कार्बन 12 ग्राम है तो जो ऑक्सीजन होती है वो 32 ग्राम होती है। तो इनका जो अनुपात होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, मतलब इनका संगठन जो है, इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो 12:32 है। इसको हम सरल भी कर सकते हैं। लेकिन मिश्रण का उदाहरण हम लेते हैं। पानी में आपने चीनी को मिलाया, 100 ml पानी में, 100 ग्राम पानी में आपने 10 ग्राम चीनी मिलाई, तब भी वो चीनी और पानी का मिश्रण कहा जाएगा। अगर आपने 20 ग्राम चीनी मिलाई, आपने 50 ग्राम चीनी मिलाई, तब भी उसे हम पानी और चीनी का मिश्रण ही कहेंगे, कोई नया नाम नहीं देंगे। जैसे यहाँ पर CO2 अगर है 12:32 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कही जाएगी, और अगर CO है यहाँ पर 12:16 है तो अनुपात बदलते ही ये यौगिक क्या होगा, बदल जाएगा। इसमें जो इसको हम कहेंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये सब आपको ये नहीं लिखने हैं, ये सब तो आगे आएंगे ही आएंगे। बस आपको जो आपने हेडिंग डाली थी प्योर सब्सटेंस और मिश्रण, मतलब शुद्ध पदार्थ और क्या, मिक्सचर, मिश्रण, तो इसमें आप लिखेंगे शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें संगठन निश्चित होता है, और मिश्रण वे होते हैं जिनमें मिलाए गए पदार्थों, तत्वों, यौगिकों, जो भी चीजें हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो एक तो ये हो गया। अब हम अगली हेडिंग जो डालेंगे वो होगी एलिमेंट। एलिमेंट यानी तत्व। तत्व में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप लोग, पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था को तत्व कहते हैं। पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था को तत्व कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तत्व के सबसे छोटी इकाई को हम, तत्व की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु, परमाणु की अंग्रेजी होती है एटम, एटम यानी परमाणु कहते हैं। तत्व में आप इतना लिखेंगे। अब आप समझें इस बात को, क्या हमने बताया। जैसे कहा गया सोडियम तत्व, तो सोडियम में केवल ये Na यही परमाणु होंगे और कुछ नहीं होगा। CO2 में दो प्रकार के हैं, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर आपने कहा सोडियम, सोडियम तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड तत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के कण हैं, कार्बन के भी कण हैं, ऑक्सीजन के भी कण हैं। तत्व वे होते हैं जहां पर केवल एक प्रकार के कण होते हैं। तो सोडियम हो गया, या आपने कहा कार्बन, कार्बन भी एक तत्व है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, गोल्ड, गोल्ड भी एक तत्व है। ऑक्सीजन गैस में केवल O2 एक ही प्रकार के कण होते हैं, वो भी एक तत्व है। तो ये सब तत्व होते हैं। और तत्वों के उदाहरण में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तत्व जहां आपने लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है, उसके उदाहरण में आप लिखेंगे सभी धातुएं, नंबर 1। फिर दूसरा उदाहरण आप लिखेंगे कुछ गैसें, जैसे कि O2 गैस है, N2 गैस है, Cl2 गैस है, या अक्रिय गैस है। ये सब आपकी किताब में इतना नहीं मिल पाएगा, पढ़ना जरूरी होता है। अक्रिय गैसें, ये सब किसमें आते हैं, तत्व में आते हैं। अगली हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो पड़ेगी कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, यौगिक। यौगिक में आप बताएंगे, यौगिक हेडिंग डालेंगे मतलब कंपाउंड, फिर उसमें आप लोग लिखेंगे जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। हमने आपको बताया जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित द्रव्यमान अनुपात में रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, CO2 जो होगा वो यौगिक होगा। CO2 में कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, ये 2 है तो कितना हो गया 32। अगर 4 से भाग दोगे तो 3:4 से दिया था 8, ये रहेगा। तो यौगिक तभी होगा जब कम से कम 2 या इससे ज्यादा तत्व हों उसमें, और उनका अनुपात जो होता है द्रव्यमान के अनुसार वो हमेशा कैसा होता है, निश्चित होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड तभी होगी जब कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 3:8 होगा। यौगिक के उदाहरण में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अमोनिया गैस है, ये है NH3 अमोनिया गैस। जल H2O, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। H2SO4 जो है वो यौगिक है, यहाँ पर 3 प्रकार के तत्व हैं। इस तरीके से ये सारे उदाहरण जो होंगे वो किसके होंगे, यौगिक के होंगे। तो ये वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया। इसके बाद जो हमारी हेडिंग होगी वो आएगी मिश्रण। मिश्रण क्या होता है वो तो आपको पहले ही बता दिया गया था। मतलब आपकी हेडिंग जो होगी वो होगी समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में आप लिखेंगे, 2 लाइनें बस लिख के इसको खत्म करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण में आप लिखेंगे, समांगी मिश्रण तब बनता है जब मिलाए गए 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। क्लियर, पूर्णतः घुलनशील होते हैं। फुल स्टॉप के बाद समांगी मिश्रण में केवल एक प्रावस्था होती है, केवल एक प्रावस्था। प्रावस्था का मतलब अंग्रेजी में तो इसको हम बोलते हैं फेज, लेकिन आप जिसमें याद रख सकते हो उसमें याद रखो, केवल एक प्रावस्था होती है। फुल स्टॉप के बाद समांगी मिश्रण में पूरे मिश्रण के गुण एक समान होते हैं। अब उदाहरण इसके लिखेंगे आप नमक का जलीय विलयन, पहला। दूसरा उदाहरण चीनी का जलीय विलयन। तीसरा उदाहरण है कोई भी आप ले सकते हैं, जल और एल्कोहल का मिश्रण, मतलब शराब और पानी का मिश्रण, ये सब होते हैं। विषमांगी में आप क्या लिखेंगे, विषमांगी मिश्रण। अच्छा, समांगी मिश्रण में एक बात और लिख सकते थे आप, समांगी मिश्रणों को ही हम सत्य विलयन भी कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सत्य विलयन भी कहते हैं, मतलब ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, फिर अगर हम बात करें विषमांगी मिश्रण की, विषमांगी मिश्रण में आप लिखेंगे, विषमांगी मिश्रण तब बनते हैं जब मिलाए गए 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे में पूर्णतः घुलनशील नहीं होते हैं। विराम के बाद लिखेंगे आप, इनमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में प्रक्षेपित हो जाते हैं। प्रक्षेपित होने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, घुलते नहीं है। जैसे कि आप पानी में बालू, सैंड मिलाओ और कस के हिला दो, शेक कर दो, तो बालू घुलती नहीं है। बालू के कण क्या होते हैं, पूरे जल में इधर उधर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, प्रक्षेपित हो जाते हैं। रख दोगे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो आपने इसमें क्या लिखा, तब बनते हैं जब घुलनशील नहीं होते हैं। दूसरी बात आप लिखेंगे, इसमें एक से अधिक प्रावस्थाएं यानी फेजेस होते हैं, एक से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं। और यहां पर आप लिखेंगे उसके उदाहरण में, उदाहरण में 2 चीजें आती हैं, एक आता है कोलॉइडी विलयन, अंग्रेजी में तो हम यहां लिख ही रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, और दूसरा इसका उदाहरण होता है एग्जांपल सस्पेंशन। मेरे ख्याल से कोलॉइडल सॉल्यूशन को तो कोलॉइडी विलयन ही कहते हैं, सस्पेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। आप सब लोग इंटरनेट चलाते हो, वहां पे आप सर्च करके देख लेना, शायद इसको निलंबन बोलते हैं, शायद, कंफर्म नहीं है, आप गूगल कर लेना हिंदी ऑफ सस्पेंशन, तो आपको सस्पेंशन की हिंदी मिल जाएगी, निलंबन होगी जहां तक है। तो ये यहां तक आपको हमने पढ़ा दिया, विषमांगी मिश्रण पढ़ा दिया। विषमांगी के उदाहरण चौंक जाओगे आप सुन के, आपको लगेगा ही नहीं ये उदाहरण विषमांगी के हैं। दूध, मिल्क विषमांगी मिश्रण होता है। मिल्क में 2-3 चीजें होती हैं, पानी, प्रोटीन, फैट और बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का मतलब सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, कुछ विटामिन्स वगैरह होती हैं। वो विटामिन्स हैं या सोडियम पोटेशियम है, वो तो जल में पूरी तरीके से घुले होते हैं, तो वो जल के साथ समांगी बनाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रोटीन होती है, यहाँ जो फैट होता है, वो पानी के साथ विषमांगी मिश्रण बनाता है। वो पानी में घुला नहीं होता है पूरी तरीके से, वो वहां पर दरअसल क्या होता है, एक वर्ड लिया था, प्रक्षेपित होता है, ठीक है, वहां पर डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स बोलते हैं अंग्रेजी में।
तो दूध जो है वो विस्मांगी मिश्रण है। पानी और उसके मिनरल के रेस्पेक्ट में संदर्भ में देखोगे तब तो समांगी है, लेकिन पानी और प्रोटीन और पानी और जल के संदर्भ में देखोगे तो विस्मांगी है। इसके अलावा आटे का पानी में सोल्यूशन, मतलब पानी का स्टार्च का पानी में विलयन, स्टार्च बोलते हैं आटे में ज्यादातर स्टार्च होता है, स्टार्च का पानी में विलयन, ये हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जो कप सिरप वगैरह या कोई और सिरप आते हैं वो भी विस्मांगी के उदाहरण होते हैं, जहां लिखा होता है। विस्मांगी उदाहरणों में मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जेल, जितने भी टूथपेस्ट हमारे होते हैं वो सब उसी में आते हैं, गोंद उसी में आता है, ये सब उदाहरण होते हैं किसके, विस्मांगी के। तो ये पहली हेडिंग हमने खत्म की, पदार्थ क्या है और पदार्थ का वर्गीकरण। 2 सेकंड का टाइम दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक इसमें थोड़ा सा हम ये रब कर लें, तब तक हम वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग है वो है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। आप हिंदी में इसको लिखेंगे यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। देखो इससे आप मतलब मत रखो, आप वो लिखना जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो पहला पॉइंट यहां पर आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आप यहां पर डाल रहे हैं कंपाउंड, इस तरफ आप डाल लें कंपाउंड, मैं कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण लिखाऊंगा यहां पे, और इधर की तरफ आप क्या डाल लेंगे, मिक्सचर मतलब क्या डालेंगे, मिश्रण। तो पहला पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे कंपाउंड मतलब यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित या स्थिर होता है, बताया है आपको पहले। यहां पर आप लिखेंगे पहले पॉइंट के अंदर, मिश्रण में मिलाए गए तत्वों या जो भी पदार्थ मिलाए गए हैं, जरूरी नहीं तत्व ही हो, वहां पर मिश्रण बनाने के लिए मिलाए गए तत्वों, यौगिकों या पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। ये पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा यौगिकों के गुण, दूसरे पॉइंट में यहां पर लिखेंगे यौगिकों के गुण तत्वों के मूल गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब ये हुआ कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनी, CO2 के गुण ना तो C से मैच करेंगे ना तो O से मैच करेंगे। तो यौगिकों के गुण उनमें उपस्थित तत्वों के मूल गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। और यहां दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे मिश्रण में उपस्थित जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं भाग कह सकते हैं, या आप ऐसे कहिए मिश्रण में उपस्थित पदार्थों के गुण वहां पर विद्यमान होते हैं। जैसे आपने जलीय विलयन अगर बनाया है तो वहां चीनी के भी गुण आपको मिलेंगे और पानी के भी गुण मिलेंगे, क्योंकि वहां कोई रासायनिक विक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो तीसरा आप लिखेंगे, CO2 जैसे बन गई कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऐसा नहीं, ऐसा होता है कुछ भौतिक तरीके होते हैं दो पदार्थों को अलग करके, छान के, आश्रित करके, मतलब पानी जो भी मिश्रण था उसको आपने रखा, गर्म कर दिया, एक चीज उड़ गई दूसरी चीज बच गई। तो यहां पर आप ये लिखेंगे यौगिक में उपस्थित तत्वों को भौतिक विधियों जैसे कि आसवन, छानना, क्रिस्टलीकरण इत्यादि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जबकि मिश्रण में आप लिखेंगे इनमें उपस्थित पदार्थों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी का अगर पानी आ जाता है बार बार, चीनी का अगर जलीय विलयन है तो आप गर्म करते रहिए, सारा पानी उड़ जाएगा और बाद में क्या बचेगी, चीनी। तो मतलब इसे आसवन कहेंगे, आसवन के द्वारा आपने क्या कर लिया, अलग कर लिया। या अगर आपने आप ऐसा मान के चलिए, आपने स्टार्च का मतलब आटा अगर पानी में आपने मिलाया है और घोल एक बना लिया, अगर आप फिल्टर पेपर, छन्नी से नहीं भाई, छन्नी से तो सब निकल जाएगा, फिल्टर पेपर आता है, लैब में होता है, लैब में दिखाएंगे, फिल्टर पेपर से अगर आप छानेंगे, जो फाइन वाला फिल्टर पेपर होता है, तो वहां से जो पार्टिकल्स होंगे स्टार्च के वो नहीं निकलेंगे और पानी क्या होगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा। फिल्टर पेपर का मतलब यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उससे। नेक्स्ट चौथा गुण है जो यौगिक होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, समांगी, मतलब
होमोजीनियस, जबकि मिश्रण समांगी या विषमांगी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तो अंतर हो गए इसमें यौगिक और मिश्रण में। ये भी आप क्या करेंगे अपने नोट्स में लिखेंगे। इस हेडिंग को खत्म करने के बाद अगली हेडिंग जो हमारी होगी वो होगी स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसे हिंदी में आप बोलेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। आपको पता है पदार्थ तीन अवस्थाओं में उपस्थित होता है। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं होती हैं? हम तीनों के नाम लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, आप हिंदी में भी लिखते जाइएगा। एक होती है सॉलिड स्टेट, मतलब हिंदी में आप इसे कहेंगे ठोस अवस्था। दूसरी होती है लिक्विड स्टेट, यहां पे आप कहेंगे द्रव अवस्था। बेटा एक हमने द्रव्य बोला था, द्रव ये होता है, द्रव्य जो बोला था वो ये था, वो मैटर को बोलते हैं द्रव्य, ये द्रव अवस्था होती है। और तीसरी होती है गैस स्टेट, नहीं होती है गैसियस स्टेट, मतलब गैसीय अवस्था। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। अब हमें पढ़ना क्या है नेक्स्ट? हमें यहां पर पढ़ना है इन तीनों अवस्थाओं के गुण क्या होते हैं और एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं। 2 सेकंड का टाइम लीजिए, इसको हम लिख के पहले फिर आपको समझाते हैं। देखो बेटा, जब आप ठोस, द्रव और गैस में अंतर करेंगे तो अपने पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करना, कोशिश करना कि कॉपी जो होती है वो जैसे इस तरीके से, ऐसी अगर कॉपी होती है तो आप ऐसे ले पेज को, फिर पहला भाग बहुत छोटा बनेगा जिसमें जो लिखना है बताएंगे, फिर 3 इक्वल बनेंगे, बराबर बराबर बनेंगे। तो क्या करेंगे आप देखें, पहला हिस्सा जो होगा उसमें लिखा जाएगा प्रॉपर्टी, मतलब हिंदी में कहेंगे गुण। इसे तो आप जानते ही तीनों को क्या लिखेंगे। जब आप इनमें अंतर करेंगे तो अंतर करते समय सबसे पहले आप यहां लिखेंगे आयतन। ठोस अवस्था में आप लिखेंगे आयतन निश्चित होता है, लिक्विड में आयतन निश्चित होता है, और यहां पर आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका आयतन ताप व दाब पर निर्भर करता है। ये पहला गुण हो जाएगा। समझाने का मतलब यह है कि आपने ये ठोस है, इसको रखा, चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, चाहे वहां रखें, जो आयतन है जितना स्थान घेरना है उतना ही घेरेगा। ऐसे ही द्रव पानी है, पानी को आपने गिलास में रखा तो भी उतना ही आयतन, ऊंचाई ज्यादा होगी। बाल्टी में डाल दोगे आयतन उतना ही रहेगा, ऊंचाई घट जाएगी और जो फैलावा उसका होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस को जब आप छोटे बर्तन में रखोगे तो दाब ज्यादा होगा, वहां पे आयतन कम होगा। दाब घटा लो, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है आकार, मतलब शेप। ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है, द्रव उसी का आकार ले लेता है। ये आपको लिखना होगा। पानी को आप गिलास में रखोगे, गिलास के आकार का हो जाएगा। बाल्टी में रखोगे, बाल्टी के आकार का हो जाएगा। परख नली में रखोगे, परख नली के आकार का हो जाएगा। और गैस में भी आप लिखेंगे आकार निश्चित नहीं होता है। नंबर 3 फ्लो। फ्लो का मतलब हिंदी में आप लिखेंगे बहना। तो ठोस जो होता है, ठोस के अंदर बहने का गुण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मार्कर धीरे धीरे क्या हो, इधर की तरफ बहने लगे। हालांकि एक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों में ये देखा गया है कि 50 साल 100 साल के बाद थोड़ा सा बहने का गुण दिखाई देता है। अगर किसी बिल्डिंग में कांच की खिड़की लगी हुई है, 50 साल बाद देखोगे तो ऊपर की तरफ पतली हो जाती है और नीचे की तरफ थोड़ी मोटी हो जाती है। खैर वो आपके कोर्स में नहीं है। तो कुल मिला के फ्लो, बहना, यहाँ पे आप लिखेंगे बहने का गुण नहीं होता है। ठोस के कण ठोस के अंदर ही वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब हिंदी में दोलन करते हैं। लिक्विड स्टेट में आप कहेंगे जो द्रव के कण होते हैं वो द्रव के अंदर ही लगातार बहते रहते हैं। मतलब इस तरीके से अगर ये द्रव है भरा हुआ तो द्रव का कण यहाँ ऐसे ऐसे इधर, मतलब क्या होगा, द्रव के अंदर ही लगातार क्या करेंगे, बहते रहते हैं। मतलब बहने का गुण द्रवों में ठोस से ज्यादा होता है।
गैसियस में आप लिखेंगे बहने का गुण इनमें सबसे अधिक होता है, ये अनियमित तरीके से हर दिशा में बह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिजिडिटी मतलब कठोरता, ये बहुत अधिक कठोर होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता। हालांकि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें दबाया जा सकता है। रबर जो इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक की हिंदी क्या होती है मुझे अभी नहीं याद आ रही, इलास्टिक ठोसों को दबाया जा सकता है। इलास्टिक रबर वगैरह है, कुछ प्लास्टिक होते हैं वो। लिक्विड में ठोसों से अधिक दबाया जा सकता है, और गैसों में तो आपको पता ही है, बहुत बड़े सिलेंडर में गैस भरी है, कंप्रेस करते करते दबाव बढ़ाते जाइए, दबाव डालते जाइए, उसे बहुत कम आयतन उसका कर देंगे। तो गैसों में कंप्रेसिबिलिटी मतलब दब जाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके बाद बात होगी हीटिंग, गर्म करने पे क्या होगा। गर्म करने पर जो ठोस होते हैं उनमें प्रसार होता है लेकिन कम होता है, मतलब ठोस का आयतन बढ़ेगा। अगर रॉड है तो लंबाई बढ़ेगी। तो आप ये लिखेंगे कि हीटिंग का मतलब गर्म करने पर ठोसों में प्रसार होता है लेकिन बहुत कम होता है। द्रवों में प्रसार ठोसों से ज्यादा होता है और गैसों में प्रसार बहुत अधिक होता है। फिर है ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता। भंगुरता का मतलब क्या होता है, जब हम किसी ठोस पे चोट पहुंचाते हैं, धातु छोड़ दो, धातु में तो भंगुरता का गुण होता ही नहीं है, और कोई ठोस है, अगर प्लास्टिक है या और कुछ है, आपने उसको हथौड़ा मारा तो वो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आप ठोसों में लिखेंगे धातुओं को छोड़कर ज्यादातर, अधिकतर, जैसे कांच को ले लो आप, टूट जाएगा। धातुओं को छोड़कर अधिकतर ठोसों में भंगुरता का गुण होता है। यहाँ पे आप कहेंगे भंगुरता का गुण नहीं होता है, हालांकि द्रवों को बूंदों में तोड़ा जा सकता है। और इसके बाद गैसी में यहाँ पर भंगुरता का गुण बिल्कुल नहीं होता है। तो ये ठोस, द्रव और गैस के अंतर हो गए आपके सिलेबस के। वैसे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है लेकिन आपको नहीं पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री काफी कम होती है। इसके बाद आखिरी हेडिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा इस चैप्टर की आपकी आखिरी हेडिंग है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले आप डालेंगे फिजिकल चेंजेस मतलब भौतिक परिवर्तन। क्या लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसके उदाहरण लिखेंगे। जैसे उदाहरण में आप चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना, या इसके अलावा है बर्फ का पिघल के पानी बनना, या पानी का वाष्प में बदलना। तो ये सारे परिवर्तन कैसे होते हैं, भौतिक होते हैं। और भी कुछ उदाहरण हैं, लोहे का चुंबक में बदलना, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता है कि जब डायरेक्टली ठोस से द्रव बन जाता है, तो ऊर्ध्वपातन होना। तो ये तो आप लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में। फिर आप लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आप लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, जिसमें क्या होता है, परिवर्तन होकर के नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें परिवर्तन की वजह से नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण भी अलग होते हैं। ये आप लिखेंगे। एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का बनना। जो हमारे घरों में सिलेंडर में एलपीजी गैस होती है, तो आप ऐसे लिख, एलपीजी नहीं, सॉरी, कौन सी, सीएनजी गैस होती है, सीएनजी नहीं होती है, घरेलू गैस होती है, क्या बोलते, एक मिनट, एलपीजी होती है। तो एलपीजी गैस का जलना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी गैस का जलना या मैग्नीशियम तार का जलना, ये सारे परिवर्तन कैसे हैं, रासायनिक। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ये सारे परिवर्तन रासायनिक होते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। नंबर 1 इसमें आते हैं, आप लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जो भौतिक और रासायनिक दोनों हैं। मोमबत्ती का जलना,
पहले क्या होता है, मोम होता है ठोस, जब वो पिघलता है तो ठोस से द्रव, भौतिक परिवर्तन हो गया, और उसके बाद वो जल जाता है। जलने से जो पुराने पदार्थ होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो गैसों में बदल जाते हैं, उड़ जाती है गैस, वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये एक हो गया। दूसरा होता है प्याली में मक्खन पिघलना। मक्खन का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा इसको गर्म कर दोगे तो गर्म करने पर क्या होता है, इसमें जो असंतृप्त बसीय अम्ल होते हैं वो संतृप्त बसीय अम्लों में बदल जाते हैं। ये सब क्या है, ये दोनों परिवर्तन इसमें होते हैं। तो ये चैप्टर बेटा हमने खत्म किया। हम देखते हैं कितने लोग वीडियो को फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं। आपको वीडियो से नोट्स बनाने हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स भेजने हैं ताकि मैं देख सकूं किसने नोट्स बनाए हैं। आप उसको तैयार करेंगे, फिर आपको हम क्वेश्चंस की एक्सरसाइज भेजेंगे जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, एक नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए और लोगों में भी फैलाइए, जो इससे फायदा उठा सकता है उठाए। तो ये सारे काम आप करें। यूट्यूब पे अपना जीमेल आईडी से डाल के इसको सब्सक्राइब करें और देखें। थैंक यू बेटा।